नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विभूति रेडियो ऊर्जा से और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेहत है जरूरी अब आपके गांव तक, जो कि एनसीआर सीएसआर के सौजन्य से प्रस्तुत किया जा रहा है। और आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर अभिमन्यु गड़ाक, जो कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं एनटीपीसी विंध्यनगर में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हमारी आज की ये खास चर्चा। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका हमारे रेडियो ऊर्जा में बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आप पहली बार हमारे रेडियो ऊर्जा में आए हैं। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। ये एरिया के लिए काफ़ी अच्छा ये माध्यम है कि आप सब लोगों तक पहुंचते हैं और अच्छी जानकारी लोगों तक पहुंचाते हैं। काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को, जो हमें सुन रहे हैं और जो हमें देख रहे हैं, उनको आप अपने बारे में रूबरू कराइए। जी, मैं डॉक्टर अभिमन्यु गड़ाक। मैं हमारी जो प्राथमिक शिक्षा है, जैसे MBBS मैंने मुंबई से किया था, टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज नायर हॉस्पिटल से। बाद में मैंने आई का जो आगे का पोस्ट ग्रेजुएशन है मैंने माउंट आबू रोड से किया था, ग्लोबल हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी से, जो ब्रह्मा कुमारीज इंस्टीट्यूट है उनसे, उनके अंडर आता है। बाद में मैंने रेटिना का फेलोशिप किया हुआ है मिंटो आई हॉस्पिटल बैंगलोर से। एज अ स्पेशलिस्ट ज्वाइन हुए हैं NTPC विंध्यनगर हॉस्पिटल। तो सर, आपका, क्योंकि आप NTPC विंध्यनगर हॉस्पिटल में आप हैं, तो आपने सबसे ज़्यादा आँखों में क्या क्या आपको समस्याएं आपके सामने आई हैं? क्या क्या समस्याएं आपको देखने को मिली सबसे ज़्यादा? जैसे अभी हमें जो सीजनल जो कंजक्टिवाइटिस है, जैसे आँख आना, ये काफ़ी कॉमन दिख रहा है। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो भी आँख आने की समस्या है वो थोड़ी सीवियर फॉर्म में आ रही है, क्योंकि शायद वायरल कंजक्टिविटीज की तरफ वो जा रहे हैं जी। और उनका जो कोर्स है ना, वो सेल लिमिटिंग तो रहता है, लेकिन कुछ कुछ लोगों में सीवियर फॉर्म दिख रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में दिख रहे हैं। इसके अलावा जो एज रिलेटेड कैटरैक्ट है वो भी काफ़ी कॉमनली हमें दिख रहे हैं, जिन्हें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो सर, क्या लंबे समय तक मोबाइल और लैपटॉप या टीवी देखने से आँखों की रोशनी पे स्थायी रूप से प्रभावित होता है? जी, मतलब कैसे होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर हम उन्हें मोबाइल देख काफ़ी समय तक, जैसे कोई बच्चा 3-4 घंटा मोबाइल देख रहा है छोटी उम्र में, जैसे 8 to 10 ईयर्स तक हमारा विजुअल एडेप्टेशन होता है ब्रेन की तरफ, और वो नज़दीक जो मोबाइल है काफ़ी समय तक देखे तो उसकी आंखों पे, विजन पे इफेक्ट पड़ सकता है, उसमें मायोपिया डेवलप हो सकता है और आई जो है वो लेजी हो सकती है। इसलिए ये ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चों को मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम करें, वो बाहर की एक्टिविटीज़ में ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करें। हो सके तो दूर से टीवी कुछ समय तक अच्छी देखें, ना कि मोबाइल इस्तेमाल ज़्यादा समय तक करें। जी सर, जैसे कि आजकल बच्चों में बढ़ते चश्मे के पावर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक हो गया कि बढ़ते पावर में लोगों को, अब बच्चों को भी समस्या हो रही है देखने में। तो बच्चों के बढ़ते चश्मे के नंबर को रोकने के लिए क्या उपाय आप देना चाहेंगे? जी, जैसे मैंने बताया कि चश्मे का नंबर बहुत हमारा जो आई का आर्किटेक्चर है उससे भी रिलेटेड रहता है मोस्टली, और उससे जेनेटिक इन्फ्लुएंस भी रहता है। लेकिन अभी फिलहाल में हम देख रहे हैं कि मोबाइल का जो, जैसे मैंने बताया, मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करने से भी बच्चों में जो दूर का चश्मे का नंबर है वो बढ़ता जा रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें याद रखनी है कि मोबाइल का जो इस्तेमाल है वो काफ़ी लिमिट करना है बच्चों में, स्पेशली 8 to 10 ईयर्स तक। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें उन्हें अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है। जैसे हो सके तो जो विटामिन ए के जो सोर्सेस होते हैं, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो, कैरेट हो, पपाया हो, उनका इस्तेमाल अच्छे से करना है। और बाकी चीज़ें जो होती है, जैसे अगर किसी का जेनेटिक है या फिर उसका जो आई रिलेटेड आर्किटेक्चर जैसा है, उस एज रिलेटेड वो प्रोग्रेस करता रहेगा, वो तो ठीक है। लेकिन अगर ज़्यादा प्रोग्रेशन हमें प्रिवेंट करना है तो मोबाइल या इसका इस्तेमाल कम करना पड़ेगा। तो सर, क्या हर समय हमको चश्मा पहनना ज़रूरी है या फिर ये हमारी आंखों को कमज़ोर कर देती है? जी, चश्मा अगर जिसको है तो उसको पहनना ही है, क्योंकि क्या होता है कि अगर बिना चश्मे के तो आपको ब्लर दिखेगा, तो वो आपकी रिक्वायरमेंट होती है। और छोटे बच्चे में और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर वो पहनेगा नहीं तो उसकी विजन जो है हमेशा के लिए कुछ हद तक ब्लर हो सकती है। उसको हम एम्ब्लियोपिया या लेजी आई बोलते हैं। तो ऐसे कंडीशन में तो बच्चों को तो पहनना ही है, और बुजुर्गों को भी पहनना है, क्योंकि उसके बिना आप अपना काम अच्छे से नहीं कर सकते। और जैसे 40 साल के बाद तो सबको नज़दीक का नंबर भी आता है, तो नज़दीक का काम करने के लिए तो आपको यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी आंखों में स्ट्रेन आएगा, हेडेक हो सकता है, ये सारी कंप्लेंट्स आपको हो सकती है। जी सर, अगर आंखों की समस्या की बात कर रहे हैं तो एक टर्म है ड्राई आईज। तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि ये ड्राई आई क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है? जी, ड्राई आई जैसे कि
ओल्ड एज पीपल में जैसे कि विद एज जैसे हमारा टीयर जो होता है, जी। जो लैक्रिमल ग्लैंड सिक्रेट करती है, वो विद एज कम होता जाता है। जी। तो उनमें तो एज रिलेटेड ड्राइनेस होता है, तो उनमें तो ये ठीक है कि वो एज रिलेटेड कंडीशन है। लेकिन अभी कैसा है कि हम स्क्रीन वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे लैपटॉप वगैरह यूज़ कर रहे जी। हैं, तो उनमें कैसा होता है कि जैसे हम बहुत समय तक एक ही चीज़ को देख रहे हैं, तो आइज का जो ब्लिंकिंग होता है वो कम होता है और हमारे टीयर्स इवेपोरेट होते हैं। और जैसे एयर कंडीशनिंग अगर है आजू बाजू में, तो उससे ज़्यादा वो चीज़ और ज़्यादा एग्रीवेट हो जाती है, तो ये उसके कारण भी ये इवेपोरेटिव ड्राई आई हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप जो यंग एडल्ट्स है जो स्क्रीन वर्क कर रहे हैं, उन्हें आइज को बीच बीच में ब्लिंक करते रहना है, कंटिन्यूस नियर वर्क नहीं करना है, बीच बीच में दूर देखना है, आंखों को ब्लिंक करते रहना है। और अगर किसी में ज़्यादा समस्या है तो उन्हें हम टीयर सब्स्टिट्यूट आई ड्रॉप्स प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग देयर वर्किंग कंडीशंस। और हो सके तो अगर ज़रूरत नहीं तो एयर कंडीशनिंग का इस्तेमाल थोड़ा कम कर सकते हैं। तो सर क्या एक और चीज़ है जो आंखों में, अगर हम आंखों की समस्या की बात हो रही है, तो इसमें 2 टर्म्स और हैं, जैसे कि मोतियाबिंद और ग्लूकोमा। अच्छा, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मोतियाबिंद और ग्लूकोमा में अंतर क्या है और कौन सी बीमारी सबसे ज़्यादा खतरनाक है? जैसे कैटरेक्ट और ग्लोकोमा, जैसे मोतियाबिंद को कैटरेक्ट बोलते हैं और काला पानी जो है दैट इज ग्लोकोमा। तो ये मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस होती है या लो विजन होती है। तो कैटरेक्ट जो है वो मोस्टली एज रिलेटेड रहता है, जैसे उम्र के हिसाब से बहुत लोगों को होता है। तो इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे आपकी रोशनी कम होती जाएगी, जैसे कैटरेक्ट बढ़ेगा, जो लेंस होता है उसमें क्लाउडीनेस आ जाता है, दैट इज एज रिलेटेड। लेकिन बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो जिनमें डायबिटीज हो, उनमें अर्ली एज में भी मोतियाबिंद हो सकता है। किसी पेशेंट में कोई चोट के कारण भी मोतियाबिंद डेवलप हो सकता है। और एक कंजेनिटल कैटरेक्ट करके भी कंसेप्ट होती है, जिसमें एकदम छोटे से छोटे बच्चे में भी कैटरेक्ट डेवलप हो सकता है, ठीक है, क्योंकि दैट इज रिलेटेड टू मदर मैटरनल ट्रांसमिशन के कारण, इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। या फिर अब अल्ट्रावायलेट रेस से भी कैटरेक्ट डेवलपमेंट कभी कभी हो सकता है। तो सर जैसे कि अभी आपने बोला कि डायबिटीज से भी चीजें प्रभावित होती हैं। और दूसरी चीज ये है कि जैसे मैंने बताया ग्लोकोमा जो है वो काला पानी होता है, जिसमें कैसे आँख का प्रेशर बढ़ के हमारी जो पीछे की नस होती है उसमें डैमेज होता है। और कैटरेक्ट और ग्लोकोमा ये है कि मोतियाबिंद और काला पानी में, कि काला पानी जो है वो ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसमें आदमी की नज़र अचानक मतलब स्लोली कम हो जाती है और उसमें कोई आपको ये नहीं होगा, सिम्टम्स नहीं होंगे, जैसे बिना कोई दर्द के आपकी रोशनी धीरे धीरे कम होगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे मोतियाबिंद है उसमें तो पता चलेगा कि धीरे धीरे हमारी रोशनी कम हो रही है, लेकिन काला पानी जो है वो आपको कोई सिग्नल नहीं देगी जब तक आपका बहुत सारा डैमेज ना हुआ हो। तो सर क्या डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर से आंखों की रोशनी पर प्रभाव पड़ता है? जी, जैसे मैंने बताया कि जो डायबिटिक्स वगैरह होते हैं उनमें कैटरेक्ट वगैरह डेवलप होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं अर्ली एज में, और कैटरेक्ट प्रोग्रेस भी रैपिडली करता है जब अगर आपका शुगर जो है अच्छे से कंट्रोल ना करें। दूसरी चीज़ ये होती है कि इन पेशेंट्स में चश्मे का नंबर भी बार बार बदलता रहता है। और ये होती है कि बीपी और शुगर के पेशेंट जो है उनमें बहुत सारी चीज़ों के लिए वो रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे उन पेशेंट्स में ग्लोकोमा डेवलप हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि पीछे के पर्दे की बीमारियां बहुत कॉमन होती है, जैसे डायबिटिक्स पेशेंट में डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकता है, जिनमें कैसे होता है कि पर्दे में खून आ सकता है, पर्दे में सूजन आ सकती है, और आगे चल के अगर आप पर्दा अपनी जगह से हिल भी सकता है। तो जैसे उसको जैसे डायबिटिक्स हो उनको अर्ली स्क्रीनिंग कर लेना चाहिए, और अगर ऐसी कोई चीज़ अर्ली डिटेक्ट होती है तो उसका अर्ली ट्रीटमेंट करके हम जो सीवियर डिसीज़ है जो आगे बढ़ के रेटिना को ज़्यादा डैमेज करता है वो प्रिवेंट कर सकते हैं। और जैसे ब्लड प्रेशर के कारण भी कुछ चीज़ें हो सकती है, जैसे रेटिना के जो वेसल्स होती है वो ब्लॉक हो सकती है। उनमें कैसा होता है कि अगर आर्टरी हमारी जो होती है वो ब्लॉक हो गई तो अचानक से आपका विजन जो हमेशा के लिए कम हो जाएगा, मतलब अचानक से आपको कम दिखने लगेगा और विजन वापस नहीं आएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी, उसको हम सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन बोलते हैं। दूसरी बीमारी होती है सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन। अगर वेन ऑक्लूड होती है तो उसमें ऐसा होता है कि जितना आर्टरी ऑक्लूड होने के बाद डैमेज नहीं होता, लेकिन फिर भी आप पेशेंट को अचानक से कम दिखने लगेगा। उसमें फिर पेशेंट को आँख में इंजेक्शंस वगैरह देने पड़ सकते हैं और बाद में आँख में लेज़र भी करना पड़ सकता है, लेकिन वो भी पेशेंट की विजन को काफ़ी हद तक अफेक्ट कर सकती है, लेकिन उसमें विजन रिटर्न आने के चांसेस है। सर जैसे कि अभी आपने मेंशन किया था कि जो आंखों का जो पर्दा होता है वो आगे चल के अपनी जगह से हिल भी सकता है, तो ये क्यों हो जाता है, क्या वजह हो सकती है इसकी? रेटिना हिलने के 2-3 कारण होते हैं, जैसे कि किसी का पर्दा जो है जिसमें चश्मे का नंबर ज़्यादा है, जैसे -10 पावर का चश्मा लगा रहा है, उन पेशेंट्स में पर्दा जो होता है उसके पेरिफेरी में
पर्दा वीक हो सकता है, और वीक पर्दा पर्दे के आगे जो लिक्विड होता है अगर उसको पुल कर देगा तो रेटिना का जो पर्दा होता है उसमें छेद होके फिर पर्दा अपनी जगह से हिल जाएगा। दूसरी चीज़ होती है, जैसे मैंने बोला डायबिटीज़ हो गए, किसी को चोट लग गई, या फिर कोई नवजात शिशुओं में अगर कोई आँख की बीमारी जिसे हम रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी बोलते हैं, उन बेबीज में क्या होता है कि पर्दे पे खिंचाव आ जाता है, क्योंकि नए नए जो न्यू वेसल्स, ब्लड वेसल्स बनते हैं जो हमारे आँख के लिए अच्छे नहीं होते, लेकिन वो बनते हैं क्योंकि आँख में जो है खून का जो सप्लाई वो कम हो जाता है, इस्कीमिया हो जाता है, तो उसके कारण नए वेसल्स बन के वो पर्दे को खींच लेते हैं, जिसको हम ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट बोलते हैं। तो ये कंडीशंस में पर्दा अपनी जगह से खींच सकता है। और तीसरी चीज़ होती है कि कुछ कुछ कंडीशंस में जो हमारा पर्दा होता है वो पानी बाहर अच्छे से नहीं फेंक सकता, उसके कारण पर्दे में पानी अपने आप हो जाता है और पर्दा अपनी जगह से खींचता है। उसको हम एक्सेलरेटिव रेटिनल डिटैचमेंट बोलते हैं। जैसे कुछ कैंसर्स होते हैं या फिर और कोई बीमारियाँ हो सकती है, जैसे सेंट्रल सीरस कोरियोरेटिनोपैथी, जिसमें पर्दे में पानी भर जाता है, जिससे पर्दा अपनी जगह से खींच सकता है। तो सर क्या बिना किसी लक्षण के भी आंखों में गंभीर बीमारी हो सकती है, और इसके लिए नियमित जांच कितनी आवश्यक है? जी, बिना कोई लक्षण के, जैसे मैंने आपको बताया कि ग्लोकोमा जो ऐसी बीमारी है जिसमें पेनलेस लॉस ऑफ विजन होता है, हमें कोई सिग्नल नहीं होता, हमें कोई आँख में दर्द नहीं होता, रोशनी जो है वो धीरे धीरे घटती जाएगी और हमारी विजुअल फील्ड जो होती है वो ऐसे धीरे धीरे कम होती जाएगी, हमें उसके बारे में कोई सिग्नल नहीं रहेगा अंटिल 80 to 90% विजन डैमेज हुई हो, तो हमें तब तक हमें पता नहीं चलता है। तो इसके लिए ये है कि जो अगर आपके फैमिली हिस्ट्री है, जो लोगों को फैमिली हिस्ट्री है, उन लोगों को एवरी एनुअल चेकअप करना चाहिए, स्पेशली आफ्टर 40 years ऑफ एज। एनुअल आई स्क्रीनिंग हमें करनी चाहिए, ताकि अगर आपके फैमिली हिस्ट्री ऑफ ग्लोकोमा है आपके फैमिली में, तो ये बीमारी का आप अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं और टाइमली ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सर जैसे कि क्या हमको कॉन्टैक्ट लेंस पहनना सुरक्षित है, और अगर हम इसको इस्तेमाल करते समय, अगर हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कॉन्टैक्ट लेंस अगर आप सही से अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे तो सेफ है, लेकिन क्या होता है कि यूज़ करते टाइम उसको लगाते और निकालते टाइम उसे हमें हैंड वॉशिंग वगैरह हाइजीन का अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, और जितना इंटेंट है उतना ही समय तक उसको यूज़ करना है। उसका जो सॉल्यूशन है उस पर अच्छी तरीके से रखना है, और यह ध्यान रखना है कि जो कॉन्टैक्ट लेंस सॉल्यूशन है वो कंटेमिनेटेड ना हो। अगर वो कंटेमिनेटेड वगैरह हो जाते हैं तो कॉन्टैक्ट लेंस भी कंटेमिनेटेड हो जाएगा, और अगर हम उसको कॉर्निया पे लगाते हैं तो कॉर्निया में इन्फेक्शन हो सकता है, और कॉर्निया में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो एक गंभीर चीज़ हो जाती है जिसको ट्रीट करना पड़ेगा, और हो सकता है कि अगर ट्रीटमेंट को टाइम लगे तो कोई स्कार मार्क रह सकता है, जिसके कारण आपकी विजन जो है काफ़ी हद तक डैमेज हो सकती है। सर लेसिक और लेजर से चश्मा हटाने की सर्जरी किन लोगों के लिए उपयुक्त होती है? जी, जैसे मैंने बताया कि जिन लोगों में चश्मे का नंबर है, जैसे वो हाइपरमेट्रोपिया हो, मायोपिया हो, उन पेशेंट्स में हम लेसिक करा सकते हैं आफ्टर 18 years ऑफ एज, जब उनका आई जो विजन है, जैसे रिफ्रैक्टिव एरर उसे हम बोलते हैं, वो स्टेबल हो जाए। और ये बात है कि उनमें जो कॉर्निया का कर्वेचर है वो भी कुछ हद तक अच्छा रहे, मतलब उसके जो कॉर्नियल टोपोग्राफी एक मैपिंग होती है वो नॉर्मल रहे, और उनका चश्मे का नंबर 6 महीने से 1 साल तक स्टेबल रहा हो 18 साल के बाद, तो उन लोगों में हम लेसिक वगैरह करा सकते हैं। जी, कई लोग आदत होती है लोगों की कि वो हाथ से ही खुजली करते हैं आँख में, तो अगर आँखों में हम बार बार इस तरह की हरकत करते हैं, या बार बार हमारे आँखों में पानी आता है, या हमारी आँखें लाल हो जाती हैं, तो ये किन बीमारियों का संकेत हो सकता है? जी, आँखों में बार बार आप आई को रबिंग कर रहे हैं तो ये मोस्टली आई की जो एलर्जिक कंजक्टिविटीज होता है जी, या वर्नल केरेटोकंजक्टिविटी जो सीवियर फॉर्म होता है जी, उसके लक्षण होते हैं। मोस्टली ये हम बच्चों में देख सकते हैं। आजकल ड्राई आई के कारण भी ये चीज़ होती है, जो स्क्रीन वगैरह यूज़ करने वाले लोग हैं, ऑफिस वर्किंग पॉपुलेशन है, उनमें भी ये चीज़ हो सकती है। ड्राइनेस के कारण आई में इचिंग हो जाती है, तो पीपल विल रब देयर आइज। और जो बच्चों होते हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि आइज़ को रब नहीं करना है, क्योंकि उस एज में अगर आप कॉर्निया का कर्वेचर आपका बहुत ज़्यादा है और चश्मे का नंबर अच्छा खासा है, अगर और रब कर रहे हो बार बार, तो एक केरेटोकोनस नाम की बीमारी होती है जिसमें कॉर्निया का कर्वेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और कॉर्निया थीन भी हो सकता है। तो उसके लिए और आपका जो चश्मे का नंबर है वो बहुत ज़्यादा एक इरेगुलर नंबर आ जाता है, तो ऐसे पेशेंट्स में हमें आगे के ट्रीटमेंट्स करने पड़ते हैं उस कॉर्निया के कर्वेचर को, और कॉर्निया को जो थिकनेस है उसको अच्छा थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो उसको केरेटोकोनस बोलते हैं। तो ये थोड़ी गंभीर बीमारी हो जाती है, तो इसलिए आई रबिंग हमें अवॉइड करनी चाहिए, स्पेशली इन चिल्ड्रन।
और एडल्ट जो है, जो अगर ड्राई आई है आपको ड्यू टू ऑफिस वर्क, तो आपको जो चीज़ें मैंने पहले बताई कि स्क्रीन वर्क को थोड़ा आपको ध्यान से करना है कि बीच बीच में ब्रेक लेके थोड़ा आइज़ को ब्लिंक करिए, आइज़ को आराम दीजिए। एयर कंडीशनिंग की ज़्यादा रिक्वायरमेंट ना हो तो आप थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो आप लुब्रिकेटिंग या टीयर सब्स्टिट्यूट आई ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं। जी, तो सर विटामिन ए और अन्य मुख्य तत्व आंखों की स्वास्थ्य के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं? जी, विटामिन ए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं उनमें विजुअल साइकिल होता है, तो जो लाइट हम एक्सेप्ट करते हैं, तो जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं उनकी अच्छी हेल्थ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो विटामिन ए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि वो विटामिन ए की अगर अच्छा है बॉडी में, तो उससे जो एडल्ट होते हैं उनमें मैकुलर डीजनरेशन जो बीमारी होती है उसके प्रोग्रेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। सर बढ़ती उम्र के साथ आंखों में कौन कौन सी समस्याएं सामान्य हैं और किन्हें हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए? जी, बढ़ती उम्र के साथ जैसे कि मैंने बताया कि एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन हो सकता है, जिसमें जहाँ पे सेंटर में जहाँ पे रोशनी बनती है, सेंट्रल विजन, तो उसमें डीजनरेशन हो जाता है, तो वो कॉमन है। उसके बाद जो कैटरेक्ट है, जैसे मैंने पहले बताया, जो बहुत कॉमन चीज़ होती है। आई में हमारी जो लेंस होती है उसमें क्लाउडीनेस आ जाता है, ये भी कॉमन होती है। उसके बाद ग्लोकोमा भी ऐसी चीज़ है जैसे कि आई का प्रेशर बढ़ के पीछे के ऑप्टिक नर्व जो हमारी ब्रेन को जाती है, तो उसमें भी डैमेज होता है, ये भी कॉमन चीज़ है। सर यदि किसी की आंख में अगर धूल चला जाए, या फिर काफ़ी लोग जब व्हीकल चलाते हैं तो उनके आंख में कीड़ा चला जाता है, तो अगर किसी के आंख में अगर धूल या केमिकल या कोई बाहरी वस्तु चली जाए तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए? जी, ऐसे पेशेंट्स को इमीडिएटली मतलब अपने नज़दीकी आई हॉस्पिटल में आप दिखाएं, और उसको अच्छे नॉर्मल सलाइन से कम 25 से 30 मिनट आई को वॉश करना चाहिए। कभी भी कंटेमिनेटेड वाटर या खराब पानी से आँख को नहीं धोना चाहिए, क्योंकि उससे इन्फेक्शन होने की रिस्क ज़्यादा रहती है। तो कि जैसे केमिकल इंजरी हो जाती है तो उनमें सलाइन वॉश देना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वो केमिकल न्यूट्रलाइज हो जाए, और उसके आगे हम बाकी की दवाइयाँ चलाते हैं ताकि पेशेंट में इन्फेक्शन ना हो। पेशेंट की आँख में अगर सूजन हो जाती है तो वो कम हो जाए, तो आगे की ट्रीटमेंट हम मेडिकल ट्रीटमेंट उसको देते हैं। तो सर क्या धूप में यूवी प्रोटेक्शन वाले सनग्लासेस पहनना वास्तव में ज़रूरी है? हाँ जी, ज़रूरी होता है, क्योंकि यूवी रेज जो काफ़ी हद तक हमें अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि पीछे के पर्दे में भी हमें परमानेंट डैमेज वो क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए सनलाइट में हमेशा यूवी प्रोटेक्शन ग्लासेस लगाना बहुत ज़रूरी है। तो सर बच्चों की पहली आंखों की जांच किस उम्र में करानी चाहिए हमें? जैसे कि मैंने बताया आपको कि रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी नाम की एक बीमारी होती है, इसमें प्री मैच्योर बेबीज या लो बर्थ वेट बेबीज होते हैं। उनकी जो प्राथमिक जांच है हम उम्र के पहले चौथे हफ्ते में करते हैं। उनका पीछे का पर्दा हम चेक करते हैं ताकि उनमें वो बीमारी अगर है तो उसको टाइमली ट्रीटमेंट दें। बाकी जो बच्चे होते हैं उनमें जैसे पेरेंट्स को लग रहा है कि बच्चा माँ को पहचान नहीं रहा है, या फिर लाइट को फॉलो नहीं कर रहा है, या ऐसे कहीं पर भी ऐसे अचानक से गिर जा रहा है, उसको कोई चीज़ों को फॉलो नहीं करना है, तो उनमें तो इमीडिएटली फर्स्ट 6 मंथ्स में आपको आई का टेस्ट कर लेना चाहिए। बाकी जो चिल्ड्रन होते हैं जैसे 1 ईयर 3 इयर्स तक हमें करना चाहिए। और जो अगर चश्मे के नंबर की कोई हमें डाउट है तो 3 से 5 साल के बीच में हम उनको अच्छे से जांच करके एक अच्छा चश्मे का नंबर दे सकते हैं। सर काफ़ी लोगों को धुंधले दिखने की भी शिकायत होती है, और उन लोगों को काले धब्बे जैसे दिखाई देते हैं, तो अचानक से धुंधला दिखाई देना या काले धब्बे दिखना कितना गंभीर हो सकता है? जी, जैसे हम बोलते हैं कि फ्लैशेस ऑफ लाइट और फ्लोटर्स बोलते हैं, कोई काला मच्छर थोड़े थोड़े अपने को दिख रहे हैं, वो एक बहुत सारे लोगों में सामान्य चीज़ होती है कि जैसे एज रिलेटेड हमारा जो पर्दे के आगे का लिक्विड होता है वीटीएस, वो लिक्विफाई होता है, उसमें कुछ हमें ओपेसिटीज दिखाई देगी, क्योंकि इट विल क्रिएट एक शैडो क्रिएट करेगा वो हमारे पर्दे पे। लेकिन अगर ये फ्लोटर्स बहुत ज़्यादा है, अचानक से उसके साथ आपको अचानक से कम दिखने लगा, तो ये सिग्नल है कि शायद पीछे का पर्दे में कोई प्रॉब्लम है, पर्दा अपनी जगह से हिला हुआ है, या पर्दे पे कोई ट्रैक्शन आ रहा है। तो ये चीज़ बहुत इमरजेंसी जैसी सिचुएशन होती है। अगर पीछे का पर्दा खिसका हुआ है तो उसको इमीडिएट इंटरवेंशन या सर्जरी लग सकती है, या फिर एक न्यूमेटिक रेटिनोपैक्सी करके ट्रीटमेंट होती है, आँख में हमें हवा डाल के उसको लेज़र करना पड़ सकता है। तो सर आँखों की रोशनी को बनाए रखने के लिए हमें अपने रोज़मर्रा के आदत में कौन कौन सी हमें शामिल करनी चाहिए चीज़ें? जैसे मैंने पहले आपको बताया कि विटामिन ए जो रिलेटेड सोर्सेस होते हैं, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो सकते हैं, कैरेट हो सकता है, पपाया हो सकती है, ये सारी, और जैसे ऑरेंजेस हो सकते हैं, संतरा हो सकता है, ये सारी चीज़ों को हमें फूड में इंक्लूड कर लेना चाहिए। तो सर क्योंकि अभी बरसात का मौसम है,
तो इसमें आंखों के संक्रमण काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जी। तो बरसात के मौसम में आंखों में संक्रमण का खतरा क्यों बढ़ जाता है और इससे हम कैसे बच सकते जैसे हैं? बरसात के मौसम में कैसा होता है कि ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये फेवरेबल हो जाता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट हो जाता है। दूसरी चीज़ होती है कि बहुत सारी जगह पे हम कंटेमिनेटेड वाटर भी रहता है, क्योंकि बारिश का मौसम रहता है तो वाटर भी कंटेमिनेटेड हो सकता है, उससे हम आँख को साफ कर रहे हैं, ये हो रहा है, तो उसके कारण भी आईज में इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सर हमारी रेडियो ऊर्जा की टीम लगातार हर गांव में विजिट करती है। अभी हाल ही में हमारी गांव बिरकोनिया गई थी, तो वहाँ पर हमारे जो टीम है वो बिरकोनिया गांव में विजिट किया था, तो वहाँ पर भी काफ़ी लोगों ने आंखों की समस्या को लेकर के शिकायतें की हैं। जी। तो हम आपसे ये चाहेंगे कि आप हमारे सिंगरौली के श्रोताओं को और गाँव वासियों को आंखों से जुड़े क्या संदेश आप देना चाहते हैं कि वो कैसे अपनी आंखों का ध्यान रख सकते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक एज में बीमारियां अलग अलग होती है। जैसे स्कूल चिल्ड्रन के लिए तो मेरा ये सलाह है कि अगर उन्हें जैसे एकदम पीछे के बोर्ड पे उनको दिखाई नहीं दे रहा है पीछे वाली बेंच से, तो वैसे स्टूडेंट्स को चश्मे की जांच कर लेनी चाहिए और चश्मा हमेशा लगाना चाहिए। मोबाइल का इस्तेमाल जो है वो रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। इसके अलावा जो एज रिलेटेड पेशेंट्स होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि जिन लोगों में काला पानी की फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली में ये बीमारी पहले रही है, तो उन लोगों को 40 साल के बाद एनुअल चेकअप कर लेना चाहिए। उसके बाद जो डायबिटिक पेशेंट्स है, न्यूली डायग्नोस्ड हो या फिर पुराने डायबिटीज़ हो, उनको इमीडिएटली हम अपने पर्दे की जो जांच है, रेटिनल एग्जामिनेशन, वो कर लेनी चाहिए, ताकि डायबिटिक रेटिनोपैथी अगर उन्हें है तो कौन से स्टेज पे है और उसका हम कितना अर्ली ट्रीटमेंट कर सकते हैं और सही से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर जैसे कैटरेक्ट बहुत कॉमन चीज़ होती है और पेशेंट को समझ में भी आता है कि हमें धुंधला दिखने लगा है, चश्मे से फ़ायदा नहीं हो रहा है, ऐसे लोगों को फिर अगर कैटरेक्ट ज़्यादा है, चश्मे से भी उनका काम नहीं चल रहा है, तो ऑपरेशन कर लेना चाहिए। इसके अलावा जो है आँख का रिलेशन हमारे शरीर से भी होता है, जिससे डायबिटीज़ अफेक्ट कर सकता है, ब्लड प्रेशर अफेक्ट कर सकता है, और जिन पेशेंट्स में किडनी डिसीज होता है, जो डायलिसिस के पेशेंट होते हैं, उनमें जो आँख की जो पर्दे की बीमारियां होती है वो रैपिडली प्रोग्रेस कर लेती है। जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी वो बहुत अर्ली, बहुत रैपिड प्रोग्रेस करेगी, और डायबिटिक रेटिनोपैथी का फॉर्म जो है बहुत आगे चला जाएगा। जितना नॉर्मल जिनमें किडनी डिसीज नहीं, उनमें थोड़ा धीरे प्रोग्रेस करता है, लेकिन इन पेशेंट्स में ज़्यादा अर्ली प्रोग्रेस करता है। तो हमें हमेशा हमारा जो डायबिटीज़ है या फिर ब्लड प्रेशर है या फिर किडनी के जो प्रॉब्लम्स है वो अच्छे से कंट्रोल में होनी चाहिए, ताकि वो हमारी आँख पे और ज़्यादा इफेक्ट ना करे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना बहुमूल्य समय हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। तो श्रोताओं, ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आप हमारे साथ बने रहिए। कार्यक्रम सेहत है जरूरी अब आपके गांव तक। मैं हूं आपकी अपनी विभू, लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार।